मेरे प्यारे बच्चों, रात के करीब 2 बजने वाले हैं और मैं अनुराग जायसवाल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल पे। और हम लोग बात कर रहे हैं MCQ सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको जीपैट की तैयारी करनी है तो कोई भी चैप्टर पढ़िए और चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके ढेर सारे MCQ सॉल्व कीजिए और फिर अपनी तैयारी को परखिए कि आप जीपैट की तैयारी कहाँ तक पहुँच रही है। तो जीपैट, फार्मासिस्ट, RRB, SIC, ड्रग इंस्पेक्टर, DP किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन यही सब होते हैं। एक तैयारी करिए और सारे फ़ायदे उठाइए। तो आज हम जनरल फार्माकोलॉजी जो कि B.Pharm 4th सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 है, कोलॉजी का पहला चैप्टर है, उसका पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 में आप लोग फ्रेंड्स वही उठा लीजिए पेन और पेपर और सारे क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट कीजिए। और आप बताइएगा कि लास्ट में यूट्यूब में कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखिएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके सही होते हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट होगा। तो फिलहाल अभी आप पेन पेपर उठा लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 है द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट गिव्स द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दवा का असर ऑनसेट ऑफ एक्शन सबसे पहले शुरू होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। आपके पास 5 ऑप्शन हैं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इंट्रावेनस। क्योंकि IV में एब्जॉर्प्शन फेज नहीं होता है फ्रेंड, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। दैट्स वाई इसमें एक फेज कम होने के कारण बाकी में 4 फेज होते हैं ADME, लेकिन इसमें A फेज नहीं होता, इसलिए एक्शन जल्दी शुरू होता है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है IV। क्वेश्चन नंबर 52 है एसिडिक ड्रग्स मेनली बाइंड टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के किस प्रोटीन से बेसिकली एसिडिक ड्रग बाइंड करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, अल्फा-1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, इसके बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट जो होता है वो एसिडिक ड्रग को बाइंड करता है। 53 आफ्टर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग जनरली एब्जॉर्ब बेस्ट फ्रॉम द। ठीक है, पेरेंटल जो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो है कौन से एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे अच्छा ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। आपके सामने 5 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डुओडेनम। यहाँ पे जब हम कोई ड्रग टारगेटेड देते हैं तो डुओडेनम एरिया से सबसे बेहतरीन ऑब्जर्प्शन होता है ड्रग का, क्योंकि सबसे डुओडेनम एरिया सबसे स्मॉल और उसके साथ होता है, मेम्ब्रेन के साथ होता है, इसलिए सबसे थिन के साथ वो आसानी से ड्रग होते ब्लड में रीच करता है। क्वेश्चन नंबर 54, द पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई ड्रग कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो ड्रग कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं बताओ, हाई से लो की ओर जाना क्या कहते हैं बॉस, किस टाइप का ट्रांसपोर्ट हो, बताइए। याद आ गया? अच्छा, ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ के मूवमेंट को ही सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। 55 पे आते हैं, व्हाट इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रूट ऑफ ड्रग एट डिसोल्यूशन फ्रॉम ए टैबलेट। ठीक है, रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन टैबलेट से किस लॉ के द्वारा हम लोग रेट कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली बताइए। काइनेटिक्स की बात चल रही है तो रेट किससे कैलकुलेट करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इसका नाम सुना होगा आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंजाइम रिएक्शन में, वहाँ पे आपको होता है Vmax = Km+/A, है ना, ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। 56 पे आते हैं, द डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। किस फॉर्मुलेशन में डोज डंपिंग होती है। डोज डंपिंग समझते हैं, डोज डंपिंग मतलब होते हैं बहुत सारे डोज जो होते हैं वो डंप कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। तो डोज डंपिंग किसकी प्रॉब्लम है। 5 ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, यस, ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड, मॉडिफाइज रिलीज ड्रग। देखिए जितने भी कन्वेंशनल हैं जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, सब्जिलेटिन, सब ये सब में डोज डंपिंग नहीं होती। डोज डंपिंग मतलब होता है डोज की, ढेर सारी दवाओं के डोज को इकट्ठा होना, डंप होना। वो किस में होता है, वो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है। नॉवेल का फॉर्म ही है क्या है, मॉडिफाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं फ्रेंड। तो 37 है, द रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज। किस फॉर्म में ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी सबसे अच्छा होता है। ठीक है, किस फॉर्म में, आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर, देखिए फ्रेंड आपको मैं हिंट देता हूँ कि देखिए सबसे अच्छी बायोअवेलेबिलिटी लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर सॉलिड फॉर्म में होती है, और सबसे अच्छी गैस में होती है। तो उसमें चार, देखिए कौन सा ऑप्शन है, सारे सॉलिड ही हैं, बस एक लिक्विड है, सस्पेंशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट, डी है, सॉरी, डी सोल्यूशन है, ई जो है सस्पेंशन वो बेस्ट फॉर्म में है। तो इसका जो सस्पेंशन ई नहीं, डी सोल्यूशन, सस्पेंशन तो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, जो सोल्यूशन है वो सबसे बेस्ट फॉर्म है, तो वो इसका सही ऑप्शन है। 58 पे आते हैं,
क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज़ यूज्ड एज द मेजरमेंट ऑफ, क्रिएटिनिन क्लियरेंस चेक करा जाता है आपके यूरिन लेवल में, तो ये किसका मेजरमेंट है, किस चीज़ का टेस्ट होता है बेसिकली बताइए। आपके सामने 5 ऑप्शन है, पाँचों देख लीजिए, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं आपको पहले भी हिंट दे देता हूँ कि भाई ये क्योंकि क्रिएटिनिन किससे निकलेगा, यूरिन के फॉर्म में निकलेगा, और क्रिएटिनिन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और वो किस स्टेप के द्वारा आते हैं, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के द्वारा आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जीएफआर। जीएफआर को चेक करने के लिए हम लोग क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं कि जीएफआर हमारा प्रॉपरली काम कर रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 59 द अर्लीस्ट एविडेंस दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड इन टिश्यू, सबसे अच्छा एविडेंस क्या है कि कोई भी ड्रग जब हम आईएम इंजेक्शन देते हैं तो वो टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है, बताइए। चलिए आपके सामने ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन से सही ऑप्शन को क्लिक करिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अ लार्ज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ पा रहा हूँ और उससे पहले ही सर आंसर बता दे रहे हैं, तो उसका अच्छा तरीका होता है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और पढ़ने के बाद अपना आंसर टिक करिए, फिर वीडियो चालू करिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर बहुत देर रुकूंगा और तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है। 60 द इंटेंसिटी ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द, किस प्रॉपर्टी पे किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, 5 ऑप्शन, पाँचों देख लीजिए, बताइए सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब आप बताइए कि भाई मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कोई भी ड्रग सबसे अच्छा एक्शन कब देगी, जब वो अपने रिसेप्टर तक पहुँच के सबसे अच्छे से बाइंड करेगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? यस फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द रिसेप्टर साइड, जितना ज़्यादा रिसेप्टर साइड पे पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो एक्शन देगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। 61 पे आते हैं, अ ड्रग दैट शो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स हैव बेस्ट प्रॉपर्टी, जो भी ड्रग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स शो करते हैं उस पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दैट शो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स हैव बेस्ट प्रॉपर्टी। ऑप्शन 5 से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताइए फ्रेंड। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ इंक्रीजेज एज द एडमिशन डोज, जैसे जैसे आप दवा का डोज बढ़ाते जाएंगे उसका हाफ लाइफ एलिमिनेशन रेट बढ़ेगा ना, उसका हाफ लाइफ तो बढ़ता ही जाएगा। तो धीरे धीरे भाई दवा आप 200 मिलीग्राम खा रहे हैं तो 2 घंटे असर कर रहा है, 400 खाएंगे तो 4 घंटे असर करेगा, डोज बढ़ाएंगे तो ये चीज़ बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 62, द लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, लोडिंग डोज समझते हैं क्या होता है फ्रेंड? वो मिनिमम डोज जिस पे एक्शन आना शुरू होता है, दिस इज द लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करता है? मैंने ऑलरेडी आपको एक हिंट दे दिया है, अब आप ऑप्शन चूज़ कीजिए और आप बताइए क्या होता है लोडिंग डोज। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जिस पे एक्शन आना शुरू होता है, और एक्शन कब आता है? जब आप कर्व बनाते हैं ना, तो एरिया अंडर कर्व क्या देखते हैं? ड्रग का एक्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एरिया अंडर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस द टाइम कर्व, एयूसी जो होता है वो बेसिकली लोडिंग डोज के बारे में बात करता है। 63, द रीनल क्लियरेंस ऑफ इंसुलिन इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, जब किसी के इंसान के यूरिन सैंपल में हम इंसुलिन का चेक करते हैं कि इंसुलिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें हम बेसिकली किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, क्या चेक करना चाह रहे हैं, उसके बॉडी में कौन सा प्रॉब्लम हम चेक करना चाह रहे हैं। 5 ऑप्शन चेक करिए आप फ्रेंड। ठीक है, यस, सेम चीज़, जब भी किसी में यूरिन का चेक कर रहे हैं बेसिकली हम एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, जीएफआर रेट। 64, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग आर ट्रू। आप जानते हैं व्हाट इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कि एब्जॉर्प्शन के बाद जब ड्रग होता है वो पहुंचता है हमारे ब्लड में, और ब्लड में प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें से कौन सी बात इसके लिए सही है, किसी एक को छोड़कर? भाई देखो सारे बात सही है, किसी में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, तो आपको वही पहचानना। पढ़िए, आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ड्रग दैट्स आर हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन जनरली हैव अ ग्रेटर V0 कंपेयर टू द ड्रग आर हाईली बाउंडेड टू द प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन। ठीक है, इसमें जो कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो ज़्यादा होता है प्रोटीन बाइंडिंग के साथ प्लाज्मा की अपेक्षा, ये गलत है। ठीक है, 65 डैश 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 इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड किडनी। ठीक है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम और किडनी दोनों में ये जो एंजाइम है एक्सप्रेस पाया जाता है, कौन सा एंजाइम है बताइए। चलिए ऑप्शन दिया है, यस, ऑप्शन नंबर सी, CYP3A4। ये एग्जाम्पल, ये नोट कर लो, डायरी बना के इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 66 द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमाइंड चीफली बाय द, ठीक है, कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टिश्यू में, वो किसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टिश्यू में डिटर्मिनेशन करना है कि यूरिन में नहीं, इस चीज़ को ध्यान देना। कैसे करेंगे बताइए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू, भाई किसी भी टिश्यू में जो ब्लड का फ्लो जितना तेज होगा, रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना तेज होगा, एक्शन भी उतना तेज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। फिर बता रहा हूँ फ्रेंड कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो पॉज करके पहले चारों ऑप्शन पढ़ा करिए और आंसर टिक किए, फिर वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आप खुद से थोड़ा सा ये काम करके अपने ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 67, विच टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में है जिसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। चलिए बताइए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बड़ी बीमारी आप तो जानते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अक्सर ड्रग का होता है। तो एक ऐसा एरिया हमारी बॉडी में है जहाँ पे सारा का सारा ड्रग मेटाबोलाइज होता है, कब्रगाह जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लीवर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन डिजाइनिंग मल्टीपल डोज रेजिमेन एज्यूम दैट। जब डिजाइनिंग होती है ना मल्टीपल डोज वाला, यानी कि जो नॉर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें एक साथ कई डोज की मैट्रिक्स बना के किसी पेशेंट को दी जाती है, तो उसका सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है डिजाइनिंग का, बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वो काम किया जाता है। ठीक है, इसको देखिए, ऑप्शन बताइए कौन से, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए फ्रेंड आप। यस, देख लिया, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अर्ली डोज ऑफ ड्रग डू नॉट अफेक्ट सब्सटिक्वेंट डोज। बाकी चीज़ें तो सही है। ठीक है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है क्या है कि जो अर्ली डोज डू नॉट अफेक्ट द सब्सिक्वेंट डोजेज, बार बार हमको डोज देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मल्टीपल डोज देने का मतलब ही होता है एक बार डोज दे दिया। ठीक है, तो ये हमको बार बार के लंबे समय के लिए असर करता है। 69 है, विच क्वेश्चन इज ट्रू फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन क्या है बताइए। हाफ लाइफ तो आपको पता ही है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिजिकल आपने पढ़ाया है, यूनिट नंबर 5 में पढ़ाया है, फिजिकल स्टेबिलिटी वाले में मैंने ही पढ़ाया है, तो चांसेस हैं। यस, ऑप्शन नंबर है इसका, डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस के, याद करिए, या इसको हम कह सकते हैं डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, ये डी टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस के डी टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट ससेप्टिबल टू हाइड्रोलिसिस। इसमें से किस ग्रुप में हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, एक तो ट्रिक ये है कि भाई ऑक्सीजन के साथ जहाँ पे सिंगल बॉन्डेड होगा वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होगा, वह पहचानो भाई कहाँ पे कौन सा ग्रुप का हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, देख के बताओ, देख के बताओ। यस फ्रेंड, ईस्टर ग्रुप में आपसे, क्योंकि RCOOR है, एक डबल बॉन्ड के साथ है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ है, और यहीं पे हाइड्रोलिसिस होकर के ये एसिड और एल्कोहल दो पार्ट में टूटता है, इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं। मोनोमर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर नोन एज, अरे यार बच्चों वाली चीज़ है भाई। प्रोटीन आपको पता है किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो पॉलीमर जो है वो प्रोटीन हो गया, तो मोनोमर क्या हुआ, यस सी अमीनो एसिड। 72, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। यानी ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम आगे किसी और पार्ट में, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट में नहीं तोड़ सकते। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तुम खुद बताओ ना, जिसको हम सिंपल भागों में और नहीं तोड़ सकते, वही तो इसका एग्जांपल होगा। हिंट तो दे रहा है यार, मोनोसैकेराइड। शुगर को तोड़ सकते हो, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड को तोड़ सकते हो दो सैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड को तोड़ सकते हो, लेकिन मोनोसैकेराइड को सिंपल नहीं तोड़ सकते। दे आर द बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 73, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉलीसैकेराइड। इसमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। जितने भी ऑप्शन दिए सारे पॉलीसैकेराइड है, सिर्फ एक को छोड़ के। मैं हिंट दे रहा हूँ कि उसमें से जो एक चीज़ है वो पॉलीसैकेराइड नहीं है। कौन सा हो सकता है, देखो वो डाइसैकेराइड है, मैं हिंट दे रहा हूँ वो डाइसैकेराइड है, वो पॉली नहीं है। अब बताओ उसमें डाइसैकेराइड कौन है, अबे डी भैया, माल्टोज डाइसैकेराइड है मालिक। 74 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड्स है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला जो मेन मॉलिक्यूल है वो क्या है, यानी न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं बॉस, ये बताना है। सब बच्चों का सवाल है यार। न्यूक्लियोटाइड्स से, ऑप्शन नंबर 1 है भाई, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के बने होते हैं। डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के तो सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड्स में किसके लिए बने होते हैं, फास्ट नाइट्रोजनस बेस और क्या आपका शुगर मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब अ को फैक्टर दैट इज फर्मली बाउंड टू एन एपो एंजाइम। एपो एंजाइम से जुड़ने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं भैया, बताओ। बायोकेमिस्ट्री में कई बार इसको पढ़ चुके हैं आप। आपके सामने सारे ऑप्शन है, देख लीजिए। यस, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोटीनियस पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, बी सही। 76, एंजाइम दैट अनकपल पेप्टाइड लिंकेज आर बेस्ट क्लासिफाइड एज। ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पेप्टाइड लिंकेज के साथ जुड़ता नहीं है। आपके सामने 5 ऑप्शन है, पांचों आप देख लीजिए।
यस, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जो होता है वो इस पर लिंकेज नहीं होता है, जुड़ता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोलिसिस होती है बेसिकली। 77, द शुगर दैट इज इनहेरेंट इन द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए में जो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है? भाई आपको पता है डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल 3 चीज़ से मिलकर बने हैं, शुगर है, अब मैं नाम बोलने वाला था लेकिन रुक गया शुगर है, फास्फोरिक एसिड है एंड एक हमारा नाइट्रोजनस बेस है। तो कौन सा शुगर होता है यार? C7 राइबोज शुगर, सीधी सी बात है। 78, एन ऑक्सीडेशन विल बी इन्वॉल्व विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलोइंग ड्रग। भाई आपको पता है मेटाबॉलिज्म में कौन से ड्रग में एन ऑक्सीडेशन होता है? किस ड्रग के मेटाबॉलिज्म में एन ऑक्सीडेशन होता है? चलिए बताइए, मेटाबॉलिज्म आपको पता है क्या होता है? सब पहले से पता है, ठीक है। यस, फेनिटोइन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फेनिटोइन में मेटाबॉलिज्म एन मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए फेनिटोइन की जो वायलेबिलिटी है बहुत कम होती है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड के बारे में सुना है? इतना भयंकर चल रहा है बैक्टीरिया वायरस का बीमारी, प्लाज्मिड नहीं जानते बच्चे? बताओ प्लाज्मिड में से कौन सी बात इसमें सही है? ठीक है, चलिए पढ़ लिया ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, कैरी ऑप्शनल जीन्स। इनके पास जीन्स एक्स्ट्रा जीन होता है, ऑप्शनल जीन होता है, इसलिए प्लाज्मिड्स कहते हैं उसको। बैक्टीरिया दैट ग्रो एट टेम्परेचर एज हाई 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस पे या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे जो जिंदा रहते हैं उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन है। यस, थर्मोफाइल्स, नाम से ही लग रहा है टेम्परेचर में फाइल्स मतलब लिविंग, थर्मो हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन यूज ओनली मॉलिकुलर ऑक्सीजन एज द फाइनल एक्सेप्टर। जो ऑक्सीजन के को मॉलिकुलर ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? चलिए बता दीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। यस, सी इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट एरोब्स, एरोब्स लगा ना, एरोब मतलब एरोबिक, ऑक्सीजन वाले। 82, अ डिक्लाइनिंग ग्रोथ ऑकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोथ। बैक्टीरियल सेल ग्रोथ में कौन सा ऐसा फेज होता है जिसमें डिक्लाइन होता है? 82, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेथ फेज, यहीं पे घटेगा ना। 83, विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी हैज़ द लॉन्गेस्ट सीरम हाफ लाइफ अपोजाइज एंटीजेंस फॉर द फाइगोसाइटोसिस थ्रू 2 डिफरेंट पाथवे। इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जिसके लॉन्गेस्ट सीरम हाफ लाइफ होता है? ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए, टिक लगा दीजिए, और ऑप्शन नंबर 1 इज सही है, इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG, ठीक है। अर्टिकेरिया दैट अपीयर्स रैपिडली आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड यूजुअली इंडिकेट्स दैट टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अर्टिकेरिया जो होता है सिम्टम्स है किस टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में देखने को मिलता है? ठीक है, आपको पता है हाइपर सेंसिटिविटी से 4 प्रकार के होते हैं एलर्जिक रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, सबके अपने कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन सही है, टाइप 1। ठीक है, चलिए 85 में आते हैं। अ पेशेंट हैव रिसीव लॉन्ग टर्म हाई डोज थेरेपी विथ अ सल्फोनामाइड। किसी पेशेंट को लंबे समय के लिए सल्फोनामाइड दिया जा रहा है। आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स ऑफ थेरेपी द पेशेंट हैज़ लो ग्रेड फीवर। जैसे 3 हफ्ते के बाद पेशेंट के अंदर फीवर आने लग गया, रेस्ट आने लग गया, मसल पेन, जॉइंट पेन होना शुरू हो गया, तो उसमें किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है आप बताइए? 85, यस, आप टाइप सी, दिस इज द टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 टाइप का ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। CD4 सेल आप जानते हैं ना कहाँ पे होता है? याद आया कुछ? याद आ रहा है CD4 सेल यार, हमें भैया थाइमस ग्लैंड में होता है ना CD4 सेल्स, जो हमारे एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं। CD4 सेल्स स्पेशली रिकॉग्नाइज एंटीजन इन विच फॉर्म, यानी CD4 सेल एंटीजन को किस फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते हैं? आपके सामने 3 ऑप्शन है, आप तीनों ऑप्शन को पढ़िए आराम से, बताइए। Yes, option C is correct. Bound to MSC class second molecules on the surface of special antigen presenting cell, ATPCs। ठीक है। 87, which of the following statements concerning a drug receptor is true? ड्रग रिसेप्टर तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, तो उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में बात हो जाएगी। चलिए बताइए भैया कौन सा ऑप्शन सही है? आपके सामने आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिया, पांचों ऑप्शन पढ़ लिया, रिसेप्टर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? सारा इतना आसान टॉपिक है फ्रेंड, इसको तो बता ही सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इट कैन बाइंड एंडोजिनस लिगेंड टू प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। किसी भी एंडोजिनस लिगेंड का मतलब कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके यह क्या करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करता है। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन एन एक्वस सोल्यूशन। अब बताओ पीके वैल्यू के हिसाब से बताओ कि किसका आयनाइजेशन सबसे अच्छा होगा? आपके सामने 5 ऑप्शन हैं। यस, एस्पिरिन का 3.5 pH, 3.5 pK वैल्यू का मतलब है इसका pH जो होगा वो स्लाइटली वीक एसिडिक का pH है, और इस समय इसका आयोनाइजेशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सबसे बेहतर होगा।
89 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स फॉर्म एन एक्वस सोल्यूशन दैट इज एल्कलाइन टू लिटमस। ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो एक्वस सोल्यूशन बनाता है, यानी पानी में घुल सकता है लेकिन इसका जो पीएच है वो एल्कलाइन है, यानी लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड, यस ऑप्शन नंबर डी, दिस इज़ द कैफाजोलिन सोडियम। ये कैफाजोलिन सोडियम जो है ये बहुत ही विशेष ड्रग है, इसको डायरी में जरूर अपने नोट कर लीजिए। डायरी बना रहे हो ना मेरे बच्चों, सिलेक्शन लेना है ना जी, पैट में टॉप करना है कि नहीं करना है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर इन्वॉल्व विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट, इसमें से किस ड्रग के साथ मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होती। बाकी सब में तो होती है, एक ऑप्शन के साथ नहीं होती है, तो आपको बताना है किसके साथ नहीं होती है। एग्जैक्टली डायज़ापम के साथ नहीं होती है, बाकी सारे के साथ होती है, डायज़ापम के साथ नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 91 फ्लोराजिपम हैज़ पीकेट 8.2, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लोराजिपम विल बी आयनाइज्ड एट यूरिन पीएच 5.2। पीएच 5.2 पे ये फ्लोराजिपम का पीएच अगर 5.2 है 8.2 है तो किस पीएच पे 5.2 पे कितना परसेंट इसका आयनाइजेशन होगा। देखिए फ्रेंड ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन का। ठीक है, उस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। पीएच इक्वल टू पी के ए लॉग है ना 2.303 और ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन करके, तो उस केस में थी, फिलहाल उस पर नहीं आते। आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो बता लेगा मान लीजिए बहुत बड़ा ही ज्ञानी है। ऑप्शन नंबर ई 99.9%, यानी लगभग 100% हो जाएगा बेटा, 100%। 92 प्रेसिपिटेशन में ऑकर्स व्हेन मिक्सिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, मिक्सिंग करेंगे किस सोल्यूशन के साथ, किसका, मेपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड का। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए जल्दी से इसको कौन सा है। यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन के साथ। 93 द excretion of a weakly acidic drugs generally is more rapid in alkaline urine than in acidic urine. This process occurs because, ऐसा क्यों होता है किसी भी वीकली एसिड ड्रग का जो बेसिक जो एक्सक्रीशन होता है वो एल्कलाइन यूरिन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है आपके सामने 3, आपको सिलेक्ट करना है, जल्दी से बता दीजिए। यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि वीक एसिड इज एल्कलाइन मीडिया विल एग्जिस्ट प्रिमिनरली इन इज आयनाइज फॉर्म विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड रीअब्जॉर्ब इजीली। ठीक है ना, आयनाइज फॉर्म में होने के कारण ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए एक्सक्रीशन इसका ज़्यादा हो जाए। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंसीडर टू बी द एजेंट फॉर चॉइस फॉर द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। बताइए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन किसी को हो जाए, किसी पेशेंट को, तो उसमें कौन सी दवा हमको देनी होती है, सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। यस और नंबर 20 करेक्ट, आइबुप्रोफेन इज द इप्राट्रोपियम। सॉरी इप्राट्रोपियम क्या है कि जब एट्रोपिन की एक तरह का ये एट्रोपिन का कैटेगरी का ड्रग है। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंसीडर टू बी द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन सा है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है। 95 देख लीजिए, इसमें है एफेड्रिन। ठीक है, सी। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशंस फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग। जब किसी न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिनिंग करते हैं तो उसमें से कौन सा एमिशन सबसे ज़्यादा होता है रेडियो न्यूक्लियर पर। बताइए किस रेडिएशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन किसका होता है। दिस इज गामा रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो न्यूक्लियाई इज मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर फार्मेसी प्रैक्टिस। ओके 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 97, चलिए बता दीजिए कौन सा है। सी 9911 TC। ठीक है, TC। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोसाइड इज जनरेटेड प्रोड्यूस्ड। जनरेटर के रूप में प्रोड्यूस करते हैं कौन से न्यूक्लियोसाइड को। 98 देख लीजिए, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। दिस इज 19, वही है पहला ऑप्शन 9911 TC, वही वाला पुराना क्वेश्चन है। 99 है एब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स इन डेंट्रीफाइसिस आर नीडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डेंट्रीफाइसिस में हम लोग एब्रेसिव नहीं डालते मटेरियल, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि एब्रेसिव मटेरियल थोड़ा सा फ्रिक्शन बनाता है, रगड़ने के काम आता है, तो रगड़ोगे क्या बढ़ेगा बता दो ऑप्शन कौन सा सही है फ्रेंड, देख लीजिए। यस सी इज करेक्ट, रिमूविंग प्लैक्स एंड डेब्रीज। जो प्लैक्स होते हैं दांतों में, डेब्रीज होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए होता है। 100 द अप्रोप्रिएट पीएच रेंज ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट क्या होता है। किसी भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का जो बनाते हैं उसकी आंखों में डालने के लिए उसका रेंज क्या होता है, पीएच रेंज क्या होना चाहिए। ठीक है, 6.0 to 8.0, यानी ना तो बहुत एसिडिक ना तो बहुत बेसिक, 6.0 लगभग न्यूट्रल के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे आंखों का जो रेंज होता है वो 7.2 7.4 है, तो न्यूट्रल के रेंज में ये 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे थे आंसर्स। और फिर से ये क्वेश्चन जो है फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 भी कविता के द्वारा बनाया गया था। कविता सिंह जो कि प्रयागराज की हैं और संपूर्ण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ती हैं, तो आप सब इनको थैंक्स बोलिए और
ये हमारी एक तरह से देखा जाए तो इनकी आईडी जनरेट हुई है पहले, सबसे पहले, और इनके क्वेश्चंस मिल रहे हैं और इनको भी पेमेंट इनकी इस मंथ की पहुंच चुकी है। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और आप भी भेजना चाहते हैं अपने ढेर सारे MCQs, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ के पैसे कमाना और हमारे साथ जुड़ के GPAT क्वालिफाई करना टॉप रैंक के साथ, तो क्वेश्चन बनाइए, एक कदम आगे बढ़िए। लोग MCQ सॉल्व करते हैं, आप MCQs बनाइए। आप अपने नॉलेज को देखेंगे, आप उनसे कई गुना आगे निकल जाएंगे। कॉपी पेस्ट बिलीव मत करिए, मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी का पार्ट 3 लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। तो रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल से नींद तो मुझे नहीं आ रही, आप सो गए होंगे। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।